जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आप लोग कहेंगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक तो रोज ही रहता है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक ना रोज ही रहता है। पता है क्यों? क्योंकि हम ना महत्वपूर्ण टॉपिक को ही लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। कि आप लोगों को कहते हैं ना कि वो जैसे कि बिल्कुल नीरक्षीर विवेकम, मतलब कि सारी अशुद्धियों को दूर करके मूल तत्व तक पहुंचना, या जो प्योर है उस चीज को आपको प्रोवाइड करना। इसलिए हम रोज कहते हैं ना कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। चाहे वो जीवन के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से हो, और चाहे वो अपनी सामान्य जागरूकता के पर्सपेक्टिव से हो। सो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमेशा प्रासंगिक। क्यों प्रासंगिक? भैया हम उस क्षेत्र की बात आज करने जा रहे हैं, जौन क्षेत्र है ना अपना, वो क्षेत्र है कृषि, वो क्षेत्र है एग्रीकल्चर। जो हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि और संबद्ध क्षेत्र लगभग 20% के आसपास अपनी जीडीपी में एग्रीकल्चर का पार्टिसिपेशन रहता है, अपनी कृषि का पार्टिसिपेशन रहता है। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है उसके 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र, एक तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में ही हमारी एग्रीकल्चर आ जाता है, जो प्राथमिक सेक्टर है उसी में हमारा एग्रीकल्चर आ जाता है। एक मिनट जरा। ओके दोस्तों, जो हमारा प्राथमिक सेक्टर होता है उसमें हमारा एग्रीकल्चर आ जाता है, और एग्रीकल्चर जो आ जाता है वो हमारी अर्थव्यवस्था में, अगर मान के चलो 100 रुपया हमारी अर्थव्यवस्था है, तो 100 रुपया में से 20 रुपया अपने एग्रीकल्चर से आते हैं। बाकी के सबसे ज्यादा आते हैं सर्विस सेक्टर से। कितने? लगभग 53 रुपये के आसपास। और फिर उद्योग से कितने आते हैं? उद्योग से आते हैं अपने लगभग क्या, अरे लगभग 25% के आसपास। तो 25% के आसपास वहां से आ जाएंगे, 20 यहां से आ जाएंगे, 53 वहां से आ जाएंगे। टोटल पॉइंट में समथिंग है तो टोटल 100 हो जाएगा। मोटा हमें याद रखना है कि 20 रुपये के आसपास अपने एग्रीकल्चर से आते हैं, 25 रुपये के आसपास अपने उद्योग सेक्टर से आते हैं। 25% है टोटल जीडीपी का, 25% इंडस्ट्री, 20% के लगभग 20% के आसपास एग्रीकल्चर, और बाकी सर्विस सेक्टर में सभी सर्विसेज आ जाती हैं, चाहे वो परिवहन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवेज हो। जहां भी आप सर्विस देखेंगे वो सर्विस सेक्टर हो जाएगा, जहां भी आप उत्पादन देखेंगे वो इंडस्ट्री सेक्टर हो जाएगा। और जो भी एग्रीकल्चर है वो तो हमारे देश के जो किसान है, जो भाई बहन है, जो हमारे देश के किसान है, उन्हीं से तो अर्थव्यवस्था को गति मिलती है कि नहीं मिलती है? अरे प्राथमिक सेक्टर है भैया, प्राथमिक मतलब गेहूं ना हुए तब बिस्किट कहां से बने? सोचो तुम जरा, गेहूं ही ना हो है तो रोटी कहां से बने? उत्पादन नहीं है, रोटी कहां से बने? गेहूं ना हुए, चावल ना हुए, आटा ना हुए, दाल ना हुए, तो फिर क्या हुए? यही से प्राथमिक सेक्टर है हमारा। तो प्राथमिक सेक्टर अपना एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में आज हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। पहला क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक सेक्टर में कौन कौन आता है, द्वितीयक सेक्टर में कौन कौन आता है, तृतीयक सेक्टर क्या होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक सेक्टर में एग्रीकल्चर प्लस एलाइड सेक्टर, मतलब संबद्ध क्षेत्र। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, खनन, ये सारी चीजें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है ना। मतलब कृषि प्लस संलग्न क्षेत्र। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, कृषि प्लस संबद्ध क्षेत्र में पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी, मत्स्य पालन और खनन। ये सारी चीजें हैं अपने प्राथमिक सेक्टर में आएंगी। क्या में आएंगी? प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जानते हैं कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, और हमारे किसान भाई की पीड़ा कौन नहीं जानता है? हमारे किसान भाइयों का दर्द कौन नहीं जानता है? आप देखो ना कि भारत की कुल जनसंख्या का 68% के आसपास गांव में रहता है। आप सोच लो कि 100 में से 68 लोग तो गांव ही में रह रहे, तो 31 पॉइंट समथिंग % जो पॉपुलेशन है वो शहरों में रहती है। 100 में से 30 शहर में रह रहे, बाकी 60-70% के आसपास तो गांव ही में रह रहे हैं। तो जो भारत है वो गांव में बसता है। भारत गांव में कि नहीं बसता है?
आप खुद देख लो ना, भारत गांव में बसता है, कितने लाख गांव हैं भारत में। इसको आप जरा आज विकिपीडिया पे देखिएगा कि भारत में कितने लाख गांव हैं, 8 लाख हैं कि 9 लाख हैं। आप चेक करिएगा इन सब चीजों को, आप इन सब चीजों के बारे में अवेयर रहिए। हम जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, या जनरल अवेयरनेस की बात हो, सामान्य जागरूकता की बात हो, तो भी हमें ये चीज तो पता रहनी ही चाहिए ना। अगर हमने आंखें खोली हैं इस पृथ्वी पर तो, कि हमारे एग्रीकल्चर, हमारी जो कुल भूमि है, हम अपने गांव की भूमि तो ध्यान रख लिए, लेकिन अपन भारत की भूमि ध्यान काहे नहीं रखा था अपन, है ना। अपन अपनी जन्मजात भूमि तो याद रख लेते कि 4 भैया हैं, 4 भैया में जब भूमि बटेगी, 2 बीघा उगे मिले, 4 बीघा उगे मिले, 5 बीघा उगे मिले, 6 बीघा उगे मिले, और पता चले कोको के पास तो जमीन नहीं है ना। कोको तो बिल्कुल भूमिहीन है, उनके पास तो इतना सा जमीन नहीं है कि वो अपने उत्पादन के लिए, अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने खाने पीने के लिए भी अपनी व्यवस्था कर पाए। तो भैया मेरे दोस्तों, आप ये जरा सोचिए कि जो हमारी जमीन है, उगे तो हम ध्यान रखा कि हमारे पास 10 बीघा है कि 20 बीघा है, लेकिन जो पृथ्वी पे हमारे भारत के जो जमीन मिली है, जो हमारी जमीन है पृथ्वी पे, जो भारत क्षेत्रफल के मामले में वर्ल्ड में 7वें स्थान पे आता है, वो की जमीन कभी तो तना तुम ध्यान दे ले करो भैया दादी, है ना। थोड़ा सा याद रखिए करो। आप लोग बात तो करते हैं कि अपने 2 बीघा जमीन है और 1 बीघा के लाने, क्या आप मतलब कि 50 गज 100 गज के लाने हम मारपीट कर डालते हैं। तो दोस्तों आप जरा ये भी तो नजर दौड़ाओ कि भारत के पास जो जमीन है वह कितनी है, और जितनी जमीन है भारत के पास, उस जमीन में से कितनी जमीन पे खेती हो, कितनी जमीन पे खेती हो। जैसे आपकी कुल जमीन गांव में मान के चलो 10 बीघा है, वह तो खेती वाली जमीन है, और मान के चलो मकान बने होते हैं, सब कछु बनो, टोटल मिला के आप 10-11 बीघा जमीन कर लो। तो ऐसे ही तो जमीन है अपने भारत की, ठीक है ना। ऐसी तो जमीन है अपने भारत की। मान के चलो ये अपना भारत है, क्या है, भारत है। मान के चलो ये अपना देश है इतना प्यारा, ठीक है, ये है अपना देश। तो आप थोड़ा सा ये चीज और भी तो याद कर लो यहाँ पर, क्या कि जो भारत की जमीन है, तो भारत के पास कितनी जमीन है, और कितनी जमीन है, और जो भारत के पास जमीन है, वह जो भारत की जमीन है, उस जमीन में कितने पर जमीन ऐसी है जिस पे हम खेती करते हैं, कितने % जमीन ऐसी है टोटल क्षेत्रफल का। जैसे हमारा क्षेत्रफल कितना है टोटल, ये सब चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, 3214, 2933, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्षेत्रफल हम अपने घर को तो जरूर याद रख लिए, 4 कमरा है, 5 बनवाना है, 2 भैया हैं, 3 भैया हैं, इनमें इतने बड़जे हैं, वे ये बने रहे होते वो बने रहे। थोड़ा सा हमें भारत के बारे में भी देखना है, काहे कि हम भारत जिस देश के निवासी हैं उस देश के बारे में भी तो जानना चाहिए। हम एग्रीकल्चर की बातें कर रहे हैं, हमें याद है, हमें बताओ ना कि तुम एग्रीकल्चर की बातें कर रहे कि काय की बातें कर रहे। अरे जब घर हुए जब ही तो एग्रीकल्चर करो, जब खेती हुए जब ही तो एग्रीकल्चर करो। सो बता रहे थे ना सुक्का होगा तो मैं जो बार बार टोकने लगते हो कि एग्रीकल्चर की बातें कर रहे। चलो देख लो, बहुत है एग्रीकल्चर देखने तुम्हें, देख लो एग्रीकल्चर, ठीक है दादी। तो कहाँ थे हम लोग ये थे कि जो भारत है टोटल, ये अपना भारत है मान के चलो, और ये भारत है, तो इसके पास टोटल जमीन कितनी है, और अगर वो टोटल जमीन जितनी है, उस जमीन में से कितनी जमीन पे खेती होती है। मान के चलो 100 जमीन है, 100% हमारे कोई भी चीज 100% होती है, कोई भी चीज 100% होती है, 100 ही होती है, और 100 को हम 100% बोलते हैं, कोई भी चीज 100% होती है। तो 100% में से कितनी % जमीन ऐसी है हमारी, कैसी, जोन पे खेती करें, तो लगभग 51% मान लो कि ऐसी जमीन है जोन पे आप खेती करते हैं, और बाकी को कहोगे फिर, बाकी 4% बता रहे, थोड़ा सा धैर्य रखा करो। बाकी जो 4% है उस पे चारा लगा है, ठीक है, और फिर बाकी रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो, काहे इतनी जल्दी करे हो, गर्मी तो पड़ी है, देख नहीं रहे हमारे चेहरा पे जो पसीना गंगा सी बह रही है, यमुना सी बह रही है, जो ये पसीना आ रहा है, बह रहा है ना, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। आप लोग सोचना पसीना क्यों आता है, आप लोग सोचिएगा जरा पसीना क्यों आता है, और ठंड में कभी क्यों लगती है। साइंस के टॉपिक है, कभी हम इसको लेंगे, बड़े मस्त मजा आएगा। बस आप लोग जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप क्या, आपसे हम इतना बोलते हैं, आप बार बार भूल जाते हैं। मस्त लाइक करिए, मस्त शेयर करिए, मस्त सब्सक्राइब करिए, देखना आप एक हम लोगों का इस चीजों को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। जुड़े रहिए, क्या रील्स, क्या ये क्या वो, मतलब थोड़ा सा मजा लीजिए इन चीजों का। ये पढ़ाई में जो मजा है वो और किसी चीज में मजा है क्या, अरे नहीं, थोड़ा सा हम बदलें अपने आप को, थोड़ा सा देखें कि पढ़ाई में भी कुछ मजा है यार। देखो हो गया 4% चारागाह, 24% जो जमीन है
बंजर है, कछु नहीं हो, ऐसे ही डरी बीहड़ है, पान सिंह तोमर जैसे लोग रहते हैं वहां पर, है ना, ऐसे बीहड़ है, बंजर है, जो भी है, मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्तिगत नाम को नहीं ले रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग समथिंग रिगार्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एग्जांपल। सो दोस्तों देखो 24%, 4%, 51% और जो 21% के आसपास जमीन है ना, उस पे वन क्षेत्र है, जिसको हमें 33% वन क्षेत्र करना है। ये हमारा टारगेट है वन पॉलिसी में। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या जाने, हम जो जाने कि जो हमारी पूरी भूमि है भारत की, ऊपर से 51% जो है जमीन, उस पर लगभग खेती होती है। अब आप एक बात बताओ दोस्तों, क्या पृथ्वी आपने बनाई पृथ्वी? आपने बनाई तो बता दो कैसे बनाई थी। और जब पृथ्वी आपने नहीं बनाई तो जो पृथ्वी पे जो जमीन है, जब राज्य की है कि आपकी है? जब राज्य की है जमीन कि आपकी है? आप कहेंगे हमारी है, हम में लगान दे, सिंचाई करत, है ना, ऐसे किया था। तो राज्य की जमीन कहाँ है फिर? राज्य सरकार की जमीन कहाँ है? अगर आप ही की जमीन है सबरी, तो फिर राज्य सरकार की जमीन कहाँ है? अरे छोड़ दो, राज्य सरकार की जमीन छोड़ दो, आप जो बता दो केंद्र सरकार की जमीन कहाँ है? फिर जब आप ही की जमीन है तो फिर केंद्र सरकार की जमीन कहाँ है? अगर उत्तर प्रदेश की जमीन है तो फिर आपकी जमीन कहाँ है? कभी आप लोगों ने विचार किया इन प्रश्नों पर? करिए विचार, ऐसे ही तो विचार करना है। जब विचार नहीं करेंगे तो चीजें कैसे निखर के आएंगी सामने? पहले आप देख लो कि सबसे पहले तुम अपनी जमीन कौन सी है और उत्तर प्रदेश की जमीन कैसी है, या बंगाल की, या उड़ीसा की, या कर्नाटक की, या तमिलनाडु की, या पश्चिम बंगाल की, या असम की, नागालैंड की, मणिपुर की, मिजोरम की, जम्मू कश्मीर की, राजस्थान की, पंजाब की, हरियाणा की, इनकी जमीन कहाँ है? तो फिर भारत सरकार की जमीन कहाँ है? और जब राज्य सरकार की जमीन है सबरी, तो फिर आपकी जमीन कहाँ है? मजा आया? अरे कैसे मजा नहीं आएगा? क्या बात कर रहे हैं यार, मजा नहीं आएगा है? कलाम सर का एक स्टेटमेंट आप देखो, सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा मेरे दोस्त, इसलिए जलने की आदत डाल लीजिए आप लोग। जितना मेहनत कर सकें करिए, जितना, जरूरी नहीं है आप लोगों को आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो। जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता के लिए भी ये सारी चीजें जरूरी हैं। बहुत जरूरी हैं। हमारे धर्म सुधार आंदोलन, हमारे जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हुए हैं, सबने कहा है कि शिक्षा को जन जन तक पहुंचाओ। मैकाले जैसे व्यक्ति को देख लो आप, शिक्षा पद्धति लेकर के आया था, और मैकाले ने मतलब कि उसका कहना था कि तुम एक को शिक्षित करो, 10 को शिक्षित करेगा। टपकन थ्योरी है ये, नीचे तक जाएंगे, कभी हम लोग हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें देखेंगे इस चीज को। तो दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग देख रहे हैं कि जो मानसून, अपनी जो कृषि है वो मानसून का जुआ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पर ज्यादा डिपेंड है। तो मानसून दो प्रकार का होता है, अरब सागर से उठने वाली एक खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में मानसून बनता है, बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर में बनता है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, 2 शाखाएं निकल के जाती हैं। उसके बाद मानसून आता है तो बारिश होती है तो मतलब हम लोग मस्त बुवाई करते हैं, अच्छी खेती करते हैं, रबी की करते, खरीफ की करते, जायद की करते। ये देखो हमारी फसलें हो गई, ये हम लोगों ने देख लिया प्राथमिक सेक्टर। दोस्तों हम लोग गांव में जाते हैं तो आप हमेशा एक चीज याद रखना, आप लोग गांव में जाते हैं, हम लोग गांव में जाते हैं, जब भी हम लोग गांव में जाते हैं आप लोग हमेशा याद रखना कि गांव में रोजगार के साधन क्या है, गांव में जो लोग रहते हैं उनका रोजगार क्या है, कहाँ उन लोगों से पैसा उनके पास कहाँ से आता है। पहली बात तो आप सीधी सी बात है, आप यही कहेंगे खेती किसानी से आओ, पैसा कहाँ से आओ, खेती किसानी से आओ। फिर के बाद को अपना बागवानी लगा लेता है, सब्जी की खेती करता है, फल फ्रूट्स की खेती करता है, और मछलियां हैं तालाब में सो मछलियां पाल लेता है, मछली पाल लेते हैं, मत्स्य पालन कर लेते हैं, मुर्गी पालन कर लेते हैं, पशुपालन कर लेते हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इन सब चीजों को पाल लेते हैं। सो इसे काहुत, अरे गाय पाल लेंगे सो काहुत बोल रहे, गाय पाल लेंगे अगर तो उससे दूध मिलेगा, खोआ बनेगा, मठा बनेगा, घी बनेगा, इसको बेचेंगे नहीं क्या, और ऊन आएगी, भेड़ पालेंगे तो ऊन आएगी, ऊन खाना बेचेगा, उसके बाद गाय को भी बेचेंगे, भेड़ को भी बेचेंगे, और इसको बकरी को भी बेचेंगे, बकरा को भी बेचेंगे, तो पैसा ना मिलेगा। ऐसी बातें करने लगा तुम तो, है ना, ऐसी बातें ना करी करो, है ना। तो ऐसी देखो, ऐसी तो पशुपालन से आ जाए पैसा हमारे पास, है ना, उसे खोआ बनेगा, दूध बनेगा, घी बनेगा, वही से बाद में डेयरी मिल्क बनती है। आप जरा आज हमारे जो सब युवा हैं, यूथ हैं, या जो हमारे बच्चे हैं जो अभी 7, 8, 9 में पढ़ रहे हैं, वो लोग इस चीज को सोचें जरा
कि दूध से कितने सारे प्रोडक्ट बनते हैं। दूध से देखो डेयरी मिल्क बनती है, खोआ भी बनता है, उससे रसगुल्ला भी बनता है, बर्फी भी बनती है, कितनी सारी चीजें बनती हैं। डेयरी मिल्क बनती है, इससे देखो मिठाई भी बनती है, खोआ भी बनता है, घी भी बनता है, मट्ठा भी बनता है, दही भी बनता है। ये सब सोचा करो आप लोग, ऐसे इकोनॉमिक सेक्टर से जुड़ जाएंगे हम लोग। ठीक, गुड, वेरी गुड, राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसी प्रकार मुर्गी पाल लो। अब मुर्गी पालोगे भैया तो का मुर्गी से गोश्त तो मिले ही मिलेगा खाएंगे, मुर्गी ना मिलेगा खाएंगे, अंडा भी मिले, वो मुर्गी बेच दो, चाहे मुर्गी काट डालो, चाहे भूज के बना लो, तो मांस मिलेगा, प्रोडक्शन होगा, उससे हमारी क्या होगी, मांस मिलेगा मुर्गी का। जो लोग मांसाहारी हैं वो लोग खाएंगे, अंडा भी मिलेंगे, तो मुर्गी पालन कर लो, मधुमक्खी पालन कर लो, उसे शहद हो जाएगी, है ना, शहद हो जाएगी। तो इस प्रकार से एलाइड सेक्टर है, इन दोनों को मिला देंगे, एग्रीकल्चर, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज या लाइवलीहुड्स, जो भी ये हैं इनसे हम देख लेंगे। प्राइमरी सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है हमारी अर्थव्यवस्था की, ये समझ लो रीढ़ की हड्डी है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, जब पछाऊं जा वाली हमारा पूरा शरीर खड़ो, वैसे ही रीढ़ की हड्डी है अपना एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। ऐसे थोड़ी ना बिना एग्रीकल्चर के तुम का बना ले हो, बता दो जरा, बिना एग्रीकल्चर के रोटी ही नहीं मिले तो काम कहाँ से कर ले, और चावल नहीं मिले तो काम कहाँ से कर लेंगे हम लोग, नहीं कर पाएंगे ना। सो दोस्तों, अब हमारा इतना सारा चीज हो गया है, ये अपना पहला चीज हो गया, प्राथमिक सेक्टर, एग्रीकल्चर, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी, मत्स्य पालन। अब देखो सबसे ज्यादा रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में यहीं से आता है। अब टोटल रोजगार का, भारत में टोटल रोजगार का लगभग 50 से 60% जो रोजगार है वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से आता है। देख लो अब रोजगार, और जीडीपी में पार्टिसिपेशन कितना है, 20%। मतलब टोटल जो भारत की आय हो रही है उसमें से 20 रुपये है अपने, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर की। बाकी 53 कहां से आ रहे हैं, सर्विस सेक्टर से। 24 कहां से आ रहे हैं, 24-25 कहां से आ रहे हैं, जो 24 रुपये हैं, 25 रुपये हैं, कहां से आ रहे हैं, इंडस्ट्री से आ रहे हैं। इंडस्ट्री में आप सभी देख लेंगे, विनिर्माण सेक्टर से लेकर के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, जितने भी बृहद उद्योग हैं, छोटे उद्योगों से लेकर के कुटीर उद्योग हैं, सिलाई का काम है, बुनाई का काम है, हथकरघा है, कोई टोकरी बना रहा है, कोई स्वेटर बना रहा है, कोई ऊन बना रहा है, कोई शर्ट बना रहा है, ये जितने भी उद्योग हैं, जो भी अपने उद्योग हैं, ये छोटे उद्योगों से लेकर के बड़े बृहद उद्योगों तक। जैसे टाटा भाई हैं, अंबानी बैठे हुए हैं, अंबानी साहब हैं बैठे हुए हैं, टाटा साहब हैं बैठे हुए हैं। टाटा के देखो ना, लीलैंड के ट्रक देखो, टाटा के ट्रक देखो, रोड पे चलते हैं तो लगता है यार ट्रक ही ट्रक निकल रहे हैं, और सब में टाटा की मॉल लगी हुई है। जियो मोबाइल देखो, रिलायंस भाई को देखो, ये क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा रखे हैं लोग, लगा रखे कि नहीं लगा रखे हैं, वो इंडस्ट्री सेक्टर है। तो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं हमने, तो हम लोगों ने देख लिया। फिर फसलों में जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे तो फसल उगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, मट्टी चाहिए। मट्टी ही तो बहुत चाहिए अच्छी। अरे मिट्टी अच्छी होगी तब तो फसल उगाएंगे। अगर मिट्टी में उर्वरता नहीं है, अगर वो मतलब कि मिट्टी जो है ऊसर हो गई है, बंजर हो गई है, या ऊसर हो गई, अम्लीय हो गई, लवड़ी हो गई, तो वे उपजाऊ तो बनाने पड़े मिट्टी के। तो पहली बात तो मिट्टी है, और भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। देखो जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, लैटराइट मिट्टियां हैं। ये तो क्षेत्र वाइज है। जो भारत, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जलोढ़ मिट्टी वाला जो अपना रीजन है, ये वाला पूरा रीजन अपना जलोढ़ मिट्टी का है। यहाँ से यहाँ असम तक हो जाता है। तो ये तो हो गई मिट्टी। तो सबसे पहले अगर फसल हमें अच्छी बनाना है, उत्पादकता बढ़ाना है, उत्पादकता बढ़ाएंगे तभी तो उत्पादन बढ़ेगा। देखो अगर हमारे पास 4 बीघा जमीन है और उनमें 4 क्विंटल गेहूं निकल रहा हो, तो 1 बीघा में 1 क्विंटल निकल रहा हो। अब अगर हम वही में 4 बीघा में 8 क्विंटल गेहूं निकालने से क्या करना पड़े, बढ़िया से बीज होगा, बढ़िया से बीज देंगे, बीज भी अच्छा बहुत चाहिए, उसके बाद मिट्टी की उर्वरक शक्ति जबरदस्त बहुत चाहिए, फिर सिंचाई की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, फर्टिलाइजर अच्छा होना चाहिए, कीटनाशक समय पर मिलना चाहिए, निंदाई गुड़ाई जो भी होता है सब कुछ टाइम पे होना चाहिए। उत्पादकता बढ़ जाएगी। अगर उत्पादकता बढ़ जाएगी तो अपने पास पैसा भी बढ़ जाएगा। जहां पहले हम 1 लाख रुपए कमा रहे थे, अब वही सीजन में हमने 1.5 लाख रुपए कमा ले। जब हमारे पास उत्पादकता अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा, तो आर्थिक समृद्धि आएगी, पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो गरीबी दूर होगी, गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी, गरीबी दूर होगी। और जब गरीबी दूर होगी तो हमारे पास पैसा आएगा, तो हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे उसको, कहीं ना कहीं निवेश तो करेंगे ना उस पैसे को। तो उसको जहां हम इन्वेस्ट करेंगे, पैसे को करेंगे कि नहीं करेंगे, तो जो पैसे को हम इन्वेस्टमेंट करेंगे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा में एक तार्किकता आएगी, बौद्धिकता आएगी, तो सामाजिक जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाएंगी। छुआछूत, भेदभाव, जाति प्रथा, ये सब चीजें जो है वो अपने आप दूर होने लगेंगी। क्योंकि जब व्यक्ति यहाँ आकर के सोचता है तो वो चीजें तो बहुत छोटी महसूस होने लगती हैं।
तो जब शिक्षा होगी तो सामाजिक भेदभाव, असमानताएं, अपराध, तरह तरह के, क्योंकि खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है, इसलिए जितना बिजी रहेंगे, जितना व्यस्त रहेंगे, उतना अपना दिमाग अपने कंट्रोल में रहेगा। दिमाग मतलब मन राजा, मन से बड़ा पूरा जाएगा। कब हम लोग मन पे क्लास लेंगे एक थोड़ा, देखना आपकी मन पे कितनी जबरदस्त क्लास लें। मन तो बिल्कुल घुमा कर रख देता आदमी के, बिल्कुल घुमा कर, है ना। सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो मन ही है, और सबसे बड़ा दोस्त अगर कोई है तो मन ही है। अब दोस्त कैसे बनाने, दुश्मन कैसे बनाने, जी पे हम कब चर्चा करें। ये देखो, फसलों की जब हम बात करेंगे, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमिकल ग्रोथ आएगी, तो गरीबी कम होगी, शिक्षा पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्वास्थ्य पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, सामाजिक विकास होगा, अपराध कम होंगे, सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा, सामाजिक समरसता आएगी, शांति बढ़ेगी, न्याय बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा शांति न्याय? क्योंकि लड़ेगा कौन किससे, किस बात पर लड़ेंगे और क्यों लड़ेंगे? लड़ने की जरूरत क्या है? लड़ने की जरूरत तो बहुत छोटी छोटी चीजों पर होती है, और जब हम व्यापक नजरिए के साथ सोचेंगे तो लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर तो कबीरदास जी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कबीरदास जी? बहुत कुछ बोलते हैं कबीरदास जी। चलो आप, फसलें, रबी की फसल, खरीफ की फसल, एक तो मोरी फसल है, एक रबी की फसल, एक खरीफ की फसल, एक जायद की फसल। तो रबी की फसल में आप सब लोग जानते हैं, गेहूं है ना, गेहूं है, और अपना चना है, अपना मटर है, अपनी सरसों है। ये सब एक ही सीजन में देखते हैं ना आप लोग, एक ही सीजन में देखते हैं। जैसे अपन लोग क्या बोलते हैं, दमनिया तोड़ लेते हैं भूने के लाने, और इधर से थोड़ा सा अपना चना तोड़ लेते हैं, उसके बाद मस्त होरा भूनते हैं, और मस्त चटनी के साथ, बस क्या है फिर चटनी के साथ, और वो क्या बोलते हैं उसको, छिरका के साथ मस्त खाते हैं। तो देखो, ये रबी की फसल है, कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। कब काटी जाएंगी? मार्च अप्रैल में। तो ये जो बोई गई काटी गई, वैसी खरीफ की फसल है, चावल है, मूंगफली है, गन्ना है, बाजरा है, ये सब क्या है? खरीफ की फसल है। इसी प्रकार जायद की है, तरबूज है, खरबूज है, ये सब चीजें हैं, इसको हम देख लेंगे। ठीक है, जो पानी वाली फसलें हैं, तरबूज खरबूज का मजा होता है, गर्मी में तो आता है मजा। इसके बाद फसलों और दो प्रकार की होती हैं, खाद्यान्न फसलें और गैर खाद्यान्न फसलें। गैर खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलों में वही है जो हम लोग, जैसे कि अपना जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो हम उनको अनाज देते हैं, चावल देते हैं, है ना, इस जो हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से देते हैं। खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं है, चावल है, ये खाद्यान्न है। गैर खाद्यान्न में चकना का बासुर, गैर खाद्य कब बोल लिए, कब बोला अभी आपने? अभी बोला क्या? अरे मैंने जी बोला चकना का बासुर, चकना का बासुर का वो जो चाकना का बासुर का मतलब होता है चाय, कॉफी, नारियल, चाका, नाका, चाय, कॉफी, नारियल, काजू, बासुर, बांस, सुपारी, रबड़, चकना का बासुर। जी कौन सी फसल है? अरे गैर खाद्यान्न है, गैर खाद्यान्न है, गन्ना भी है उनमें, गैर खाद्यान्न है, मतलब ये खाए खिलाने उपयोग नहीं करेगा, ये अपने वाणिज्यिक पर्पज से उपयोग होती है। तो क्या गुड़ नहीं खाता होगा? अरे गुड़ खाते हैं, वो बाद में, वो दूसरा कंसेप्ट है ना। तो चकना का बासुर याद रखना है। हो गया। अब दोस्तों कुछ चीजें और हैं जो हमें ध्यान से देख लेने की जरूरत है। कौन सी चीजें? का दिखा रहे? अरे देखा तो जाओ तुम लोग। ये देखो, कृषि के लिए आवश्यक क्या है? कृषि के लिए क्या आवश्यक है? कृषि के लिए आवश्यक क्या है भैया? सिंचाई आवश्यक है, मिट्टी आवश्यक है, उर्वरक आवश्यक है, कीटनाशक आवश्यक है, बीज आवश्यक है, ये सब आवश्यक है ना। अच्छी जमीन बहुत चाहिए, इसे हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड लेके आ गए। और अच्छी फसलें अगर नष्ट हो जाए तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना भी है, और प्रधानमंत्री बीमा योजना भी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो देखो, अब सिंचाई का चाहो ना कृषि के लाने, अरे सिंचाई चाहिए, मृदा चाहिए, उर्वरक चाहिए, कीटनाशक चाहिए, बीज चाहिए, अच्छी सी ये सारी चीजें चाहिए ताकि हम लोग फसल का उत्पादन बढ़ा सकें। ठीक है, हो गया। मृदा की क्या समस्याएं हो सकती हैं? मृदा अपरदन होता है, ज्यादा बारिश होती है तो मिट्टी की ऊपरी परत जो है ना कट जाती है, मृदा अपरदन होता है, उर्वरता कम हो जाती है। इसके बाद ऊसरीकरण, ऊसर हो जाती है, लवणता हो जाती है, मिट्टी की ऊपरी परत पर नमक जम जाता है। ठीक है, वो जो कभी कैपिलरी सिस्टम होता है, कोशिकात्मक होता है, इससे जमीन से जो पानी नीचे चला जाता है वही जब ऊपर आता है तो कुछ पोषक तत्व नीचे से जमीन के जो लवड़ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, नमक टाइप का ऊपर आ जाता है। तो उससे क्या हो जाती है? मिट्टी ऊसर लवड़ी हो जाती है, वैसी अम्लीय हो जाती है, और वैसे ही मरुस्थलीकरण मतलब रेत की टाइप में मिट्टी का कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तो हो गई अपनी मिट्टी की समस्याएं। वैसे जल की समस्या है भैया, कहूँ पानी नहीं बरस रहा हो, कहूँ नहर नहीं है, कहूँ बांध नहीं है, कहूँ नदी नहीं है, कहूँ तालाब नहीं है, कहूँ कुआं नहीं है। और जब ये सोर्स नहीं होंगे सिंचाई के तो सिंचाई कैसे कर पाएंगे हम लोग? नहीं कर पाएंगे। तो वैसी समस्याएं क्या है? अगर उत्पादकता कम होगी, उत्पादन भी कम हो जाएगा। खेतों का आकार छोटा है, उत्पादकता कम है, उत्पादन कम है, खेत अपने छोटे छोटे हैं, तो उन्हें बड़े करेंगे लाने क्या करो
हमने भूमि सुधार लाए थे, हम क्या लाए थे, भूमि सुधार और भूदान आंदोलन चले थे वो विनोबा भावे के समय, और भूमि सुधार भी हम लोग लाए थे। तो भूमि में क्या सुधार करना था, भूमि में जो सुधार करना था कि देखो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़ी बड़ी रियासतें थी, कुछ लोगों के पास बहुत जमीन थी, कुछ लोगों के पास कुछ नहीं था। जैसे आज भी वर्तमान में कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और कुछ लोग सोचते हैं यार आज की रोजी रोटी कैसे चले, आज शाम के अपन खाना कैसे खा पाए अगर आज काम ना मिलो था। और कछु सोचते हैं यार क्या खाएं आज का खाएं, काल तो जो खा लो तो आज का खाएं। और कुछ सोचते हैं यार कैसे खाएं, आज को पेट भरे कैसे, आज जुगाड़ तो है नहीं कछु, काम तो मिलो नहीं, तो आज कैसे पेट भरेगा। तो कुछ लोग सोचते हैं क्या क्या खाएं और कुछ सोचते हैं कैसे खाएं आज खाना मिलेगा, नसीब भी होगा कि नहीं होगा, रात के भूखे सोना पड़ता है। तो एक तो खेतों वाली समस्या थी, तो भू सुधार आंदोलन चले, कुछ लोगों के पास बहुत जमीन थी, कुछ लोगों के पास बहुत कम जमीन थी, वहां दिक्कत आ गई थी। तो जब दिक्कत आ गई थी तो भूमि सुधार आंदोलन चले थे। क्या चले थे, भूमि के सुधार के लाने आंदोलन चले थे। मतलब जो खेतीहीन थे, भूमिहीन थे, उन लोगों को जमीन देनी थी, तो उसको हम एक तो चकबंदी थी और एक सीलिंग हदबंदी, एक चकबंदी। तो हदबंदी और चकबंदी, तो हदबंदी में क्या करना था, कुछ एक जमीन फिक्स कर देनी थी कि इतनी भूमि आप अधिकतम सीमा इतनी जमीन रख सकते हो, बाकी जो भूमिहीन लोग थे उन्हें हमें कुछ जमीन देनी थी, है ना, कि ये इनको भी कसूर ना, कम से कम भैया रोजी रोटी तो चली जाए इनकी, है ना, गुजारा चल जाए किसी तरीके से। तो भूमिहीन थे जो, उनके लिए काम करना था। कोई दिक्कत, चकबंदी में क्या था, अरे जैसे मुझे 2 बीघा जमीन है, 4 बीघा जमीन दूसरी जगह है, तो अब 2 जगह है जमीन तो काम नहीं चल पा रहा ना, इधर भी ट्रैक्टर ले जाओ उधर ट्रैक्टर ले जाओ। तो क्या किया था कि चकबंदी मतलब उधर की, और इधर जो जमीन है, इधर जो मेरे आसपास जमीन रही होगी किसी की, तो वो जमीन मुझे दे देंगे, और उधर की जमीन अगर मेरी कहीं होगी तो उस बगल वाले को किसी तरीके से ऐसे कर देंगे कि दो चक मिला करके आसपास की जमीन को बड़ा कर देंगे। जब बड़ा कर देंगे तो उस पर ज्यादा अपनी सहूलियत हो जाएगी, एक ही जगह ज्यादा खेती हो जाएगी, मोटा मोटा ऐसे समझ लो अपन, है। तो चकबंदी, हदबंदी, और फिर और भूमि के लाने का सुधार हुए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ गई, मतलब ठेके पे खेती कर लो, सहकारी खेती कर लो, मिलके खेती कर लो। भैया 4 बीघा तुम्हारे पास है, 4 बीघा हमारे पास है, अगल बगल अपनी मेड़े हैं, सो अपन क्या करें, अगल बगल अपनी खेती कर लो, है ना, अपनी अगल बगल हम लोग खेती कर लेते हैं। तो ये तो हो गई अपनी मतलब सहकारी खेती, और संविदा मतलब ठेके पे दे दो, खेती को ठेके पे दे दो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी हैं। अभी भी समस्याएं हैं, मानसून पर हमारी खेती निर्भर है, इसलिए मानसून का जुआ कहा जाता है। हमारे किसान भाइयों को कितनी वेदनाओं का और कितने तरीके से उन लोगों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी आजीविका का स्रोत एग्रीकल्चर ही होता है। दिन भर वो काम करते हैं, रात रात काम करते हैं, अपनी भूमि को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए वो प्रयास करते हैं, उत्पादन बढ़ाने के लिए काम करते हैं। MSP की प्रॉब्लम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उनकी उपज का उनको उतना ही नहीं मिल पाता जितना वो खेती में लगाते हैं। तो हम उनके लिए और अच्छी अच्छी स्कीम्स बनानी चाहिए और उनको बहुत लाभ देना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर पे ही तो हमारा पूरा देश डिपेंड करता है। तकनीक प्रौद्योगिकी अपर्याप्त है ना, जन जागरूकता का अभाव है, स्किल्ड लेबर नहीं है, हम जागरूक नहीं हैं। किसान कॉल सेंटर, हालांकि अच्छे प्रयास हैं सरकार के, बहुत सारी स्कीम सरकार चला रही है, बट वो जन जन तक पहुँचे और बढ़िया से किसान भाई जागरूक हों। और जागरूकता की कमी है, तकनीक का अभाव है, स्किल का अभाव है, हमको बहुत अच्छी तकनीक नहीं आती है। उनको हमें सरकार को प्रयास कर रही है, सरकार इस दिशा में अच्छे प्रयास कर रही है, ताकि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को और अच्छे से अच्छा बना सकें और अपने किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें, ताकि उन्हें तरह तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।